अब हम मेन सॉल्यूशन गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमें क्या फोकस करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई की आइडियाज ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग, लुक फॉर सेंटेंसेस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ आइडियाज। मतलब आप पढ़ते वक्त ये देखो कि क्या लॉजिकल फ्लो है, वो समझाना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक पे वो बता रहा है, मेन आइडिया क्या है। ठीक है, मैं यही बोलूंगी 2 बार पढ़ो पैसेज को, लेकिन एक बार पढ़ते ही आप उसके क्वेश्चंस पे जंप करो। आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। यूजुअली मैं बता दूंगी इस यूनिट के एंड में कि वो पूछते क्या है हमसे। ठीक है, हमसे सिर्फ जनरल ओवरव्यू हमें एक बार में उसमें कवर करना है। बहुत छोटा पैराग्राफ आता है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, फिर ईच पैराग्राफ को समराइज करने की कोशिश करो। होता क्या है, हर पैराग्राफ में कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो मेन, जिसपे वो बार बार रिपीट करते हैं, और वही सेकंड पैराग्राफ में भी वही चीजें वो लेके आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ओवरऑल फ्लो पढ़ने में समझने में इजी रहेगा। अब आपको सेंटेंस के लिंक समझने, कि कोई किसी का कोज एंड इफेक्ट की बात करेगा वो। ठीक है, वो बोलेगा ऊपर ऐसा हुआ है देयरफॉर ऐसा हो रहा है, तो कोज एंड इफेक्ट। या फिर टाइम की बात करेगा कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे हो रहा है, या फिर कॉन्ट्रास्ट, पहले ऐसे होता था हाउएवर अब ऐसा हो रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट नाउ द थिंग्स आर गोइंग अराउंड, थिंग्स आर नॉट इन द सिंक। ठीक है, और वो बोल देगा एडिशनल की बात कि ऐसे भी हो रहा है, एडिशनली आजकल ऐसा भी हो रहा है, मोर एवर दिस इज हैपनिंग, फर्दर मोर आई विल एड दिस, दीज आर द थिंग्स विच विल सबटली लिंक टू थिंग्स इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से पढ़ते वक्त ये देखना है कि व्हाट हैज द ऑथर यूज्ड दिस एग्जांपल, ये एग्जाम्पल क्यों यूज किया, इस पैराग्राफ का मेन पर्पस क्या हो सकता है, और क्या उसका टोन है। पढ़ते पढ़ते इतना समझ लेना बस, आपका वहीं पे ये 10 नंबर पक्के हैं। बहुत सबसे इजी मानती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मेन आइडिया देखना है। लुक एट द इंट्रो एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये आपको मेन आइडिया मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन की 3 लाइन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ देख लो। मेन आइडिया, सेंट्रल थीम जो भी होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है विच बेस्ट नरेज द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ऑथर का ओपिनियन और एटीट्यूड जो है वो, आप जितने भी एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और वो क्या होता है, जो भी वो एक्स्ट्रा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, वो किस टोन में बात कर रहे हैं। ठीक है, यूजुअली हमसे ऐसे पूछ लेते हैं कि पैराग्राफ 2 में उसका टोन क्या था, तो हम जितने भी वहां पे राइटिंग स्टाइल, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। ठीक है, वर्ब मतलब कि शी इज वर्किंग, वर्किंग नाइसली, तो नाइसली क्या हो गया, एक तरीके से उसका एडवर्ब और एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं वो चीज आपको देखनी है, तो उससे ओपिनियन और एटीट्यूड आपको पता चल जाता है। एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कुछ कुछ चीजें एग्जैक्ट गिवन होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, 1-2 क्वेश्चन इजी आते हैं। व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, जैसे कि नेम दे दी, कोई डेट दे दिया, कोई फैक्ट दे दिया, वो डायरेक्टली मेंशन्ड है, वही एज इट इज पूछ ले जाते हैं। ठीक है, वो बहुत इजी होता है, बस उसको पढ़ते वक्त याद रखना कहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इम्प्लिसिट क्या होता है, इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन। एक्सप्लिसिट तो एग्जैक्ट गिवन होती है, इम्प्लिसिट मतलब लॉजिकली हमें उससे इन्फर करनी होती है। यूजुअली बहुत इजी आता है, एक्सप्लिसिट ही पूछा जाता है। कभी कभी इन्फ्लिट भी पूछना जाता है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे ना, इतने इजी देते हैं कि इजीली एलिमिनेट कर सकते हो आप, ये वाली बात तो अपोजिट बोल रहा है, ये भी अपोजिट बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है, तो यही बात होगी, इन्फर कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजिएस्ट पार्ट होता है फॉर स्कोरिंग। ठीक है, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी आपको समझनी है। स्पेसिफिक लाइन में क्या बोला गया है, अदर वर्ड्स क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब क्या यूज किए गए हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, बहुत अच्छे से कवर करनी है। अब नेक्स्ट हमें बोलते हैं एनालॉगस आर्ग्यूमेंट। कभी कभी होता है कि ऐसा बन जाता है, तो हमें कभी कभी स्ट्रक्चर, प्रीमाइस और ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम एक सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो फुल्ली सॉल्व है। यहाँ पे देखिए आप इस साइड में, द शुगर मेपल इज ए हार्ड मेपल ट्री, इट कैन ग्रो 100 फीट टॉल एंड 4 फीट वाइड। तो यहाँ पे तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्सप्लिसिटली, शुगर मेपल की वो बात कर रहा है। ठीक है, कॉमर्शियली वैल्यूड फॉर इट्स सैप यूजिंग इन मैपिंग मेपल सिरप। अब वो किसका यूज, उसका यूज क्या है वो भी बता रहा है। ठीक है, वर्मंट एंड न्यूयॉर्क एंड यूएसए, कनाडा आर मेजर प्रोड्यूसर्स। कौन उसको प्रोड्यूस करता है वो भी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका प्रोसेस भी बता दिया हमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो। ठीक है, सुपरमार्केट मेपल इज यूजुअली नॉट प्योर, बट सुपरमार्केट वाला प्योर नहीं होता, जो प्योर होता है उसका कलर क्या होता है, गोल्डन टू हनी कलर होता है, लाइट ब्राउन होता है। ठीक है, वुड आर यूज्ड, वुड क्या यूज करते हैं, फर्नीचर, फ्लोरिंग और इंटीरियर वुड वर्क के लिए। अब ये हमें सिर्फ चीजें बता दी। अब ये क्या बोल रहे हैं, मेन पर्पज ऑफ द पैसेज क्या है हमारा। ठीक है, मेन पर्पज क्या है हमारा पैसेज का, कि हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रिपरेशन ऑफ मैपल सिरप, कहाँ से बनता है। ठीक है, पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे बिक रहा है, कौन सा ओरिजिनल होता है। ऑथर प्रोवाइड्स डेफिनेशन फॉर शुगर मेपल की, उसने डेफिनेशन दे दी हमें।
ठीक है, फर्स्ट लाइन में। और आइडियल पीरियड फॉर सैपिंग क्या है, वो पीरियड भी दे दिया हमें। क्या दे दिया, अर्ली स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग दे दी इन्होंने। और बॉइलिंग डज नॉट डू विच रिड्यूसेस शेल्फ लाइफ ऑफ सिरप। अगर इसने क्या दे रखा है कि टैंक इन शुगर, बॉइलिंग एड कलर एंड फ्लेवर। बॉइलिंग क्या करता है, कलर एंड फ्लेवर ऐड कर रहा है, बट क्या नहीं करता है, वो उसकी शेल्फ लाइफ पे ऐड नहीं करता है। ठीक है, पैसेज मेंशन कलर फ्लेवर एंड शुगर बट नॉट शेल्फ लाइफ। जैसे चार ऑप्शन हमारे पास मेंशन गिवन थे कि बॉइलिंग क्या करता है, कलर को ऐड कर रहा है, फ्लेवर को कर रहा है, ठीक है, शुगर कंटेंट बढ़ा रहा है, बट शेल्फ लाइफ नहीं, शेल्फ लाइफ नहीं है, तो कौन सा इंक्लूड नहीं कर रहा है, एलिमिनेट कर दो, इट्स वेरी इजी। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रोडक्शन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे मेंशन होगा वो हमें करना है। तो टू बी स्ट्रेन्ड मीन्स, स्ट्रेन्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रेन हम लॉजिकली यूज करें हमारे हिसाब से होता है उसको छानना। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कहीं गिवन होगा तो हम उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, टू बी स्ट्रेन्ड कहाँ गिवन है, literally saps through the pistachio and taken the sugar sugar and strained। हाँ, ये दे रखा है strained when sugar। ठीक है, strained मतलब एट द एंड वो क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें स्पेसिफिक दे रखा है। ठीक है, कोशिश करना, अब इसमें हमने ऑप्शंस नहीं, वैसे चार ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बट मैं आपको ये पहले समझाना चाह रही हूँ, फुल्ली सॉल्व है ये, राइट टू एजुकेशन पे दे रखा है हमें। इंडिया मैंडेट्स कर दिया 8 years प्लस को एजुकेशन होना जरूरी है। ठीक है, आरटीई डिफरेंट है, उसके बेनिफिट्स क्या है वो बता दिए, एडल्ट सोसाइटी में कैसे एक्ट करना चाहिए वो बता दिया। मिस्ड चाइल्डहुड एजुकेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बाहर बाद में कंपनसेट नहीं होता है। इसने बहुत एक स्टेटमेंट दे दिया, अगर आज चाइल्डहुड के टाइम पे उसको एजुकेशन नहीं दी तो बाद में वो प्राप्त होना, शिक्षा बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसने साथ में एक चीज बोल दिया, टेनेसियस प्रेजुडिस अगेंस्ट गर्ल्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल एग्जिस्टिंग, ये कुछ नया टर्म्स यूज कर लिया इसने। ठीक है, अब ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। अब इससे जो क्वेश्चन है वो हमें इजीली निकालना है, कौन से करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पढ़ते वक्त समझ लेना है ये किस बारे में बात कर रहा है, फीमेल चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है, फीमेल एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में, क्या मेन इनका मुद्दा है। वाई नो कंपनसेशन बी एडवोकेट, क्यों, क्योंकि चाइल्डहुड क्या है, एक शॉर्ट एंड अपॉर्चुनिटी मिस्ड है, जो स्कूल वापस सेम पर्पस नहीं सर्व कर सकता। जैसे इसने यहाँ दे रखा है, बिकॉज सोसाइटी परमिट्स ओनली शॉर्ट चाइल्डहुड। ठीक है, मिस्ड चाइल्डहुड एजुकेशन कैन नॉट बी कंपनसेटेड। अब इसने पूछा क्यों, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कभी वापस नहीं आ सकती। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा इन्फ्रेंस वाला है, जिससे कि आपको खुद को भी इन्फ्रेंस यूज करना है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वाली चीजें कम है इसमें, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन, चार में से तीन मेंशन, एक मेंशन नहीं है, तो वो हमें बतानी है। ठीक है, की मैसेज ऑफ द पैसेज क्या है, राइट फॉर गर्ल नीड सेफ गार्डिंग। जो ऑप्शन है उसी से हमें निकालना है कि राइट टू एजुकेशन फॉर गर्ल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, नो सब्सटीट्यूट फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन, इन्फ्रेंस तो यही निकल रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डायरेक्टली स्टेटेड नॉट आरएफ लेवल का पैसेज है, एक इसको सॉल्व करते हैं, हमने इजी लेवल कर लिया है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टफ पैसेज जो एक्चुअल में जेआरएफ लेवल का है। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है, वो आपको फर्स्ट पैसेज से समझ में आया होगा। किस तरह के पांच चीजें हैं जो ये पूछते हैं बेसिकली हम लोगों से, और मेन आइडिया क्या है, ऑथर्स ओपिनियन क्या है, एक्सप्लिसिट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, वोकेबलरी और ये सब एनालॉगस आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी तरह की चीजें हमें इसमें आइडेंटिफाई करनी है और फिर हम इसको सॉल्व करना। जैसे क्या दे रखा है, द डिस्कोर्स सराउंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एथिकल implications have evolved dramatically from a niche academic concern into a central preoccupation of policymakers, technologists, and philosophers alike. Yet the very sophistication of this discourse conceals an epistemological trap, the tendency to an anthropomorphize AI system, projecting onto them intentionally agency and even moral culpability that they categorically do not possess. When a facial recognition algorithm exhibits racial bias, the instinctive public response to hold the algorithm accountable fundamentally misplaces moral responsibility. The locus of ethical obligation remains inescapably human. ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, inescapably human. In the data curators who encoded historical inequities, the engineers who optimized for narrow metrics, and the executives who deployed these systems without adequate scrutiny. This misattribution of agency has profound consequences for governance. If society conceptualizes AI as an autonomous moral actor
Policy responses naturally gravitate toward regulating the technology itself, imposing constraints on algorithms, while leaving untouched the organizational structure, incentive system, and the power asymmetries that generate harmful outcomes. A more philosophical, rigorous approach recognizes AI as an amplifier of human intentions, both benign and malevolent. इसमें थोड़ा टफ लेवल कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, डिफिकल्टी लेवल इसका टॉप लेवल है, तो ये सबसे डिफिकल्ट हम लोग इसमें पैसेज में आपके लिए लेके आई, ठीक है। The technology does not introduce moral complexity into society. It scales and accelerates the moral complexity already latent between it. ठीक है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। The utilitarian case of AI development rests on transformative potential. AI system already outperform human diagnosticians into detecting certain cancers, optimize energy grids with unprecedented efficiency, and enable accessibility tools that have meaningfully expanded participation for people with disabilities. However, the aggregative calculus that justifies these benefits by net social gain obscures a critical distributional question: whose suffering is deemed acceptable as the cost of progress? Communities bearing the risk of automated surveillance, algorithm welfare determination, or autonomous weapon system are rarely the primary beneficiaries of the efficiencies generated. Perhaps the most underexamined dimension of AI ethics concerns epistemic justice. The system exclusion of certain knowledge forms and knowledge producers from the design of system that will govern their lives. When the developers of consequential AI system constitute a homogeneous demographic, the embedded assumptions, blind spots, and the value hierarchies of that demographic become structurally invisible, naturalized as neutral technical parameters rather than recognized as contingent human choices. True ethical AI development thus demands not merely diverse hiring matrices, but a fundamental reconceptualization of whose knowledge counts and under what conditions in the construction of technological system. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वो समझो। इन्फ्रेंस क्या निकालना, द पैसेज मोस्ट स्ट्रांगली implies that public discussions of AI ethics are sophisticated yet potentially misleading. अब इसमें बी आंसर क्यों है? द ऑथर एक्नोलॉजेस दैट डिस्कोर्स हैज ग्रोन sophisticated but wants it conceals. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में गिवन है। द डिस्कोर्स सराउंडिंग आर्टिफिशियल implications, ये क्या दे रखा है? sophisticated है, yet the very sophisticated of the discourser conceals, ठीक है, as an epistemological trap. तो यही इसका मेन इन्फ्रेंस निकल रहा है। सेकंड हमें पूछा है ऑथर स्टोन क्या है, तो इसने क्या किया? क्रिटिकली मतलब कहने का मतलब होता है कि पूरी एक चीजों को, जो इसमें पॉजिटिव चीजें हैं और जो नेगेटिव चीजें, बहुत अच्छे से बताना, जजमेंट करना, ठीक है। तो इसने उन्होंने क्या किया है? कॉन्क्रीट एआई के बेनिफिट्स बताए हैं, ठीक है, कैंसर डिटेक्शन, एनर्जी बर्थ, बट इमीडिएटली क्वालिफाइज दिस विद डिस्ट्रीब्यूशनल क्रिटिक भी, नेदर फुल सपोर्ट नॉर डिसमिसल। मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि 100% अच्छी चीज है, पॉजिटिव टोन नहीं है, क्रिटिक कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें वो भी बताइए और जो इसके नुकसान हो सकते हैं वो भी चीजें इसमें बताइए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रिटिकली क्वालिफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, विच अजम्पशन इज मोस्ट सेंट्रल टू द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट एआई एथिक्स मस्ट फोकस ऑन ह्यूमंस नॉट एल्गोरिथम्स? विच अजम्पशन, ठीक है, हमने यहाँ पे चीज पढ़ी थी मॉरलिटी जो होती है वही चीज जो है क्या करती है? ह्यूमन की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, कैसे पढ़ना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। द ऑथर्स एंटायर आर्ग्यूमेंट hinges on the premise that only entities with conscious intent can be moral responsibility, ठीक है। ये assumption never explicitly stated but फाउंडेशनल, मतलब इसको इम्प्लिसिटली हमें इसका मीनिंग समझ के इसमें आंसर टिक करना होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। मोस्ट सेंट्रल अजम्पशन जो है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनदर क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना। एज यूज इन द फाइनल पैराग्राफ, एपिस्टेमेटिक जस्टिस मोस्ट रियरली मीन्स, ठीक है। एपिस्टेमेटिक जो यहाँ पे दे रखा है हमें, जस्टिस, ये जो बोल रहा है एआई कंसर्न्स एपिस्टेमेटिक जस्टिस, द सिस्टम एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन नॉलेज फॉर्म्स ऑफ नॉलेज प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द डिजाइन ऑफ सिस्टम दैट विल गवर्न देयर लाइव्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या दे रखा है हमें ये देखना है। ये बोल रहा है इक्विटेबल रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्स नॉलेज सिस्टम, अलग अलग जो भी नॉलेज सिस्टम है सब में इक्विटेबल रिकॉग्निशन होना चाहिए, दैट मींस एपिस्टेमेटिक जस्टिस। अब जस्टिस वर्ड देखते ही हमें ये तो समझ में आ जाता है कुछ इक्विटी की बात कर रहा है, फेयर इक्विटी इनकी बात कर रहा है, बट किसकी? ऑफ डाइवर्स नॉलेज सिस्टम, ठीक है।
क्योंकि इसमें क्या बात कर रहा है, सर्टेन नॉलेज फॉर्म्स, नॉलेज प्रोड्यूसर्स, इनकी बात कर रहे हैं, तो इससे हमें समझ में आ जाता है ये डाइवर्स नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर पूछा गया है कि इस आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, द प्राइमरी आर्ग्यूमेंटेटिव स्ट्रेटेजी इन पैराग्राफ 2 इज, ऑथर्स की स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रक्चर करना चाह रहे थे, तो ये बताया गया लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए फ्लॉड प्रेमाइस। और ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, बट इस तरह के पूछे जा सकते हैं। अब ये चीज याद रखना, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं, क्लेम और एविडेंस होता है, एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। स्ट्रक्चर हमने इस यहाँ पे कौन सा देखा है, कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोड बाय प्रीमाइस, इफ ए इज अज्यूम देन पॉलिसी बी फॉलोज लॉजिकली। ठीक है, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर था पैराग्राफ 2 में। अनादर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कॉन्सेशन से रेबिटल, मतलब कि ऑथर ग्रांट्स एक्स बट आर्ग्यूज वाई आउटवेज इट। ठीक है, एनालॉजी एक्स इज लाइक वाई इन द रिलेवेंट रेस्पेक्ट ऑफ जेड। ठीक है, एनालॉजी बना रहे हैं अगर, या फिर कैजुअल चेन, ए कॉजेज बी, बी कॉजेज सी, तो लुक दैट्स द 10 हैंड्स फॉरएवर, तो उसमें आ जाता है कैजुअल चेन। तो ये 5 तरह के आर्गुमेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑथर्स यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन से आ रहे हैं और इनका मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना। तो मैं टफेस्ट लेवल भी आपको पढ़ा रही हूँ, इन केस जेआरएफ में आपका 1 नंबर भी मिस ना हो। ठीक है, कोडिंग है, ठीक है, सॉल्विंग की टेक्निक है, जिसको आप कर लो ना तो ये बेस्ट वे है। स्कीम फर्स्ट, स्कीमिंग मतलब होता है फटाफट एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेना, डिटेल रीडिंग नहीं कर रहे हैं हम इसमें, देख रहे हैं ऊपर ऊपर से किस तरह का टॉपिक है। सबसे पहला ये तरीका होता है। फिर आप कर सकते हो सेकंड तरीका, कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, फुल पैसेज आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप फॉर एच। बिफोर फुल पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के देख लो क्या क्या तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फिर आप एक्टिवली पूरी चीज रीड करो क्वेश्चन के बिहाफ पे। ठीक है, टोन क्या है, ट्रांजिशंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एम्फेसिस क्या है, ये सारी चीजें फिर हम एक्टिवली रीड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे एविडेंस की, कहाँ से कौन से क्वेश्चन का आंसर हम उठा सकते हैं। एविडेंस मतलब हमें प्रॉपर सबूत चाहिए ना, इसका आंसर यही है, तो ये मैंने इस लाइन में देखा, 2 बार पढ़ो वापस उसको, फिर उसको करो। तो फिर हमें क्या करना है, जो एविडेंस हमने इकट्ठा किया उसके बेसिस पे हम इन्फ्रेंस निकालेंगे, अजम्पशन लेंगे, टोन, वोकैब, आर्गुमेंट, मेन आइडिया, ये सारी निकालते हैं, डी कोड करते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का टाइप देखेंगे हम, क्वेश्चन टाइप क्या है, डिकोड करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हमने ये सारी चीजें निकाली, और फिर हम जो चीजें हमें लग रही है ये तो नहीं हो सकती इसके आंसर में, उनको हटा सकते हैं। कभी कभी हमें अपोजिट चीजें पूछ लेते हैं आउट ऑफ द स्कोप, और चीजें भी बहुत सारी उसमें डाली भी होती है, तो वो सारी चीजें हमें एलिमिनेट करनी है, फिर हमें वेरीफाई एंड करके क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस होता है जेआरएफ को है, आपको कंप्रीहेंशन फास्टेस्ट टू फास्टेस्ट सॉल्व करना हो तो यही तरीका बेस्ट है। पहले आप ऊपर ऊपर से देख लो किस तरह का पैसेज है, फिर क्वेश्चंस देखो, फिर उन क्वेश्चंस के बेसिस पे उसको एक्टिवली रीड करो, फिर कहाँ कहाँ पे इसका आंसर पा सकते हो वो चीजें वापस देखो, वापस क्वेश्चन देखो, एलिमिनेट करो और फिर मार्क कर दो। ठीक है, तो आपको, ठीक है, तो हाउ टॉपर्स सॉल्व आरसी इन 8 मिनट्स, तो आपका मेन गोल यही होता है कि आपको 8 मिनट में पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू के 30 से 45 सेकंड स्कीमिंग करनी है, ऊपर ऊपर से देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को स्कैन करना है, उसमें 45 मिनट दे देंगे, फिर एक्टिवली रीड करेंगे, 3 मिनट लग जाएगी, 2 से 3 मिनट। फिर आप आंसर सेट देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन का आप देखते रहेंगे और स्कीमिंग करते हुए आप डिकोड करते हुए सॉल्व करेंगे, एंड देन वेरीफाई एंड मूव। ठीक है, तो मेन आइडिया क्या होता है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स फर्स्ट देन फाइंड मैच। पहले आप मेन आइडिया खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर उसमें से ऑप्शंस में से देखो, क्योंकि अगर ऑप्शंस आप चारों देखोगे ना तो चारों ही आपको सही लगेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे खुद से एनालाइज करने के देखो क्या मेन आइडिया है। टोन भी क्या होती है, एडजेक्टिव्स जो यूज किए गए हैं उनसे पता चलता है कि ऑथर ने कौन से टोन यूज किया है। और जो सब्स्टिट्यूट होते हैं ईच ऑप्शन के, वन प्रिजर्विंग एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, तो वोकेबलरी में ये ध्यान रखना कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग जिसका मिल रहा हो वही चीज टिक करनी है। इन्फ्रेंस क्या होता है, ट्रू प्लस सपोर्टेड बाय टेक्स्ट, मतलब इन्फ्रेंस इसमें से निकल भी रहा है प्लस आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सॉल्व करते वक्त। इसमें आपका बहुत स्कोरिंग ये कंसेप्ट माना जाता है, यूनिट माने जाती है, तो ये आप जरूर अच्छे से कर लेना। ओके।